एवरीवन, रैंकर्स कोचिंग चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। हमने जर्नल एंट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस किए थे और सीखा था कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज़ उन बिजनेस ट्रांजैक्शन की पास कर सकते हैं। तो आज भी हम कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे और उनका जर्नल एंट्री कैसे पास करना है वो सीखेंगे। तो जो मेरे लास्ट 2 वीडियोस हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड, उनका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन है चेक इशूड टू राम। राम को चेक इशू किया गया, यानी कि राम को चेक रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी, राम रिसीवर है तो राम के अकाउंट को करेंगे डेबिट एंड चेक यानी कि पैसा जा रहा है चेक के थ्रू, तो बैंक को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि राम पर्सनल अकाउंट है और वो रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर को डेबिट करेंगे और क्योंकि पैसा जा रहा है बैंक से तो बैंक को करेंगे क्रेडिट और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, नीचे नरेशन दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर। चेक डिस्काउंट करवाया था बैंक से लेकिन वो डिसऑनर हो गया। तो जब बिल को बैंक के पास दे दिया जाता है, डिस्काउंट करवा दिया जाता है, कोई बिल मान लो डेटर से आता है हमारे पास और उसको आगे हम बैंक को दे देते हैं और बैंक को कहते हैं कि जब भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन जो बिल में दी गई है उस वो यानी कि मैच्योरिटी डेट जब आएगी तो उस टाइम आप पेमेंट डेटर से ले लेना। तो उस टाइम जो मैच्योरिटी डेट आई तो जो बिल था जो कि डिस्काउंट करवाया था बैंक से, जो बैंक को हमने दिया था, वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो एंट्री बनेगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉई मीन्स कि डेटर, यानी कि उसके ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया था तो उसको हम डेटर को ड्रॉइज अकाउंट भी लिख सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो एंट्री बनेगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन चेक इज इंडोर्स्ड टू अनदर पर्सन। जब चेक किसी और पर्सन को इंडोर्स कर दिया गया, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹2000 इंडोर्स्ड टू शाम। यानी कि चेक राम से मिला और शाम को इंडोर्स कर दिया गया। तो एंट्री बनेगी चेक इन हैंड, क्योंकि चेक हमें मिल रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। राम से चेक मिल रहा है एंड शाम को हम इंडोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे इसमें आ जाएगी नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, और जितने का चेक मिल रहा है 2000 का, तो दोनों साइड 2000 आ जाएगा। अब इंडोर्स कर रहे हैं शाम को, वो चेक शाम को दे दिया, तो एंट्री, ये तो फर्स्ट एंट्री बन गई इसकी। एंड सेकंड बनेगी शाम अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, 2000 से ही ये एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से 2 एंट्रीज बन जाएगी, एक चेक रिसीव होने की और एक चेक इंडोर्स करने की, और यहाँ पर भी नरेशन आ जाएगी बीइंग चेक इंडोर्स्ड टू शाम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। गुड्स हमने परचेज़ की, डेबिट कार्ड का यूज़ किया या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया। तो
अब ये सेम एंट्री वैसे ही पास होगी जैसे हम परचेज़ की एंट्री पास करते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने कैश नहीं दिया, हमने डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, बैंक से पैसा यूज़ किया है। तो एंट्री बनेगी इसकी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर जीएसटी के साथ है तो इनपुट जीएसटी यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। बाकी एंट्री सेम वैसे ही रहेगी, सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हम बैंक से पैसा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स यूज्ड टू मेक एन एसेट। गुड्स जो हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा था उसका यूज़ हमने अपनी ही एसेट बनाने में कर लिया। वैसे तो गुड्स का यूज़ हम कोई फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं और उसको सेल करते हैं फर्दर और प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि जो गुड्स रॉ मटेरियल परचेज़ किया था वो अपनी ही एसेट मीन्स कि अपने ही बिजनेस में यूज़ करने के लिए एसेट्स हमने बना दी, फर्दर इस गुड्स को सेल नहीं किया गया। तो एंट्री पास होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स क्रिएट हो रही हैं। तो जब रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जब कोई एसेट आती है तो डेबिट बट कम्स इन, तो डेबिट किया टू गुड्स क्योंकि यूज़ हो रही हैं, तो परचेज़ अकाउंट आ जाएगा इधर, और यहाँ पर इनपुट जीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी, एसजीएसटी या सीजीएसटी, ये अकॉर्डिंग टू कैश यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी इनपुट की। तो यहाँ पर परचेज़ की अमाउंट, यहाँ जीएसटी की, और एसेट के सामने दोनों का टोटल करके जो भी अमाउंट आएगी वो एसेट्स के सामने आ जाएगी। तो एसेट्स बनाई हमने, क्रिएट की, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट टू इनपुट जीएसटी के अमाउंट जो भी होगी अकॉर्डिंग टू केस वो हमने यहाँ दिखानी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी। न्यू मशीनरी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई नई मशीनरी बिज़नेस में हम ख़रीद कर लेकर आए और उसका इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको हम फिक्स कर रहे हैं, तो उसको लगाने के कुछ खर्चे हो गए हैं। तो वो रैकरिंग नेचर के खर्चे नहीं हैं, मतलब कि एक बार ही ये खर्चे होने वाले हैं जब इंस्टॉल कर रहे हैं मशीनरी को। तो अगर ऐसे खर्चे जो कि बार बार नहीं होते हैं, वन टाइम जो खर्चे होते हैं, तो उनको हम इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में ही, यानी कि मशीनरी के एक्सपेंस में ही, मशीनरी में ही इसको ऐड कर देंगे। तो ये एसेट का ही एक पार्ट बन जाएगा, ये भी एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट में ही इसको ऐड कर देंगे। और अगर बाद में कोई खर्चा किया जाता है, जैसे रिपेयर कर रहे हैं मशीनरी की, जो कि हर साल ही होने वाली है, बार बार जो खर्चे होने वाले हैं उनको हम अलग से दिखाएंगे, वो रेवेन्यू नेचर के होंगे। ये कैपिटल नेचर का खर्चा है क्योंकि वन टाइम एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जैसे भी पेमेंट हुआ होगा, अगर चेक से है तो बैंक और अगर कैश से है तो कैश। तो मशीनरी के अमाउंट में ही ये एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा है, वन टाइम एक्सपेंस हैं ये। तो एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेजिस पेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर बेजिस पेड कर रहे हैं, तो ये भी बिल्डिंग के ही खर्चे में आ जाएगी, बिल्डिंग में ही ये ऐड हो जाएगी बेजिस, क्योंकि ये वन टाइम एक्सपेंस हैं, कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। अगर कोई खर्चा बार बार होता है तो उसको रेवेन्यू नेचर का खर्चा कहते हैं और उसको अलग से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, या फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल उसके ऊपर अप्लाई होगा, जैसे कि उसको हम डेबिट कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और उससे रिलेटेड खर्चा हो रहा है बेजिस, तो इसको हम कैपिटल नेचर का खर्चा मानेंगे और बिल्डिंग की ही अमाउंट में इसको ऐड कर देंगे। तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट, कोई भी कैश भी आ सकता है, बैंक भी आ सकता है एज पर केस।
तो यहाँ पर बेजिस के एक्सपेंस बिल्डिंग में ही ऐड हो जाएंगे, बिल्डिंग के जो खर्चे हैं उसमें ही ये ऐड करके दिखाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का रिपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पर ऊपर देखो बेजिस पेड की जा रही थी जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, लेकिन अब क्या है कि बिल्डिंग को बहुत सालों तक हमने यूज़ किया और बाद में वो रिपेयर करवानी पड़ी है हमें उसकी। तो रिपेयर वर्क तो चलता रहेगा जब तक बिज़नेस चल रहा है, तो ये एक बार बार खर्च होने वाली एक्सपेंस हैं, बार बार ये खर्चा होने वाला है, तो रेवेन्यू नेचर का है ये, ठीक है। तो इसको फिर हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे इधर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर रिपेयर खर्चा है तो डेबिट कर देंगे इसको, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नीचे नरेशन आ जाएगी, इधर अमाउंट आ जाएगी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, तो लोन लिया तो इट मीन्स कैश आया होगा। तो रियल अकाउंट में जब एसेट आती है, कैश आता है, तो डेबिट बट कम्स इन होता है, तो कैश को करेंगे डेबिट टू, किससे आ रहा है, बैंक लोन से आ रहा है, ठीक है। बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी और नीचे नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लोन गिवन टू द राम आउटसाइडर, मतलब कि बाहर का कोई बंदा जिसको फर्म या बिजनेस लोन दे रहा है। तो अब लोन दिया तो कैश गया होगा, तो कैश को करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट बट गोज आउट। एंड लोन टू राम, किसको मिल रहा है लोन, राम को मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर होता है, हमें पता है ये पर्सनल अकाउंट है, तो लोन टू राम को किया डेबिट टू कैश, कैश जा रही है तो उसको कर दिया क्रेडिट, अमाउंट आ जाएगी नीचे नरेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ समवन, पेमेंट किस की गई किसी और के बिहाफ से, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे एंट्री होगी, एक केस है यहाँ पर, पेड कैश टू राम ₹1000 ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, मोहन के बिहाफ से राम को पेमेंट की गई, ठीक है। यानी कि मोहन ने पैसे देने थे, तो मोहन की जगह राम को पैसे दे दिए गए, ठीक है। तो एंट्री बनेगी क्योंकि हमने तो मोहन को देने थे, मोहन हम मोहन के लिए लाइबल थे, तो हम अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ मोहन को ही दिखाएंगे, राम से हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो तो मोहन का आगे राम से लेना देना था कुछ, तो हम मोहन जो है उसको हम कट करेंगे क्योंकि उसकी लायबिलिटी कम कर दी हमने, ठीक है। उसका जो पैसा देना था वो हमने दे दिया है, तो हम मोहन अकाउंट को यहाँ डेबिट करेंगे क्योंकि हम दिखाएंगे कि मोहन को पैसा हमने दे दिया, मोहन रिसीव करने वाला है और कैश हमारे पास से गया, तो मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम किसी के बिहाफ से किसी और को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो क्रेडिटर था, मतलब कि जिसने हमसे पैसा लेना था, उसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैंसिल करना है, किसी और पर्सन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मोहन का जो हिसाब किताब था वो हमने दिखा दिया कि इसको हमने इतना कैश दे दिया, 1000 रुपीज़ का, वो यहाँ अमाउंट आ जाएगी, नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए पेमेंट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ समवन, अब किसी के बिहाफ से हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम, राम के बिहाफ से हमें राम ने हमें पैसे देने थे और वो हमें सामने दे दिए, यानी कि राम को पैसे सामने भी देने होंगे, लेकिन राम ने कहा शाम को कि आप पैसे दे दो, तो राम ने पैसे देने थे, डेटर राम था, लेकिन शाम से हमें पैसे मिल गए इन बिहाफ ऑफ राम। तो क्योंकि राम से ही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे, तो उसको ही हमने फिर ख़त्म करना है, तो हम राम का ही इधर नाम लिखेंगे। तो हमें पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, राम से मिला,
क्योंकि राम से ही पैसा लेना था, शाम से तो हमारा कोई लेना देना था ही नहीं। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, और यहाँ नीचे नरेशन आ जाएगी और यहाँ अमाउंट जो भी होगी वो दिखाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉ किया गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जब भी क्रेडिट सेल होती है तो उस टाइम डेटर के ऊपर जो सेलर है वो एक बिल ड्रॉ कर देता है, बिल लिख देता है, और उस बिल में पूरा स्पेसिफाइड ड्यूरेशन दी होती है कि इतने टाइम के अंदर आपने पेमेंट कर देनी है, जो भी पेमेंट बनती है। तो जो बिल ड्रॉ करता है सेलर, उसको ड्रॉयर कहते हैं, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाएगा उसको ड्रॉई कहते हैं, यानी कि डेटर को ड्रॉई कहेंगे, ठीक है। तो जब बिल ड्रॉ किया गया तो उस टाइम की एंट्री बनेगी। देखिए बिल रिसीवेबल, यानी कि बिल को जब ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, बिल सेलर ने भेजा और जो डेटर था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। अब डेटर के ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया है तो उसको यहाँ पर हम ड्रॉई करके लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, जब क्रेडिट सेल हुई थी तो उस टाइम हमने डेटर को डेबिट किया था, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऐसे करके किया होगा। तो अब डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया, कैंसिल कर दिया और बिल क्रिएट कर दिया, इसलिए बिल रिसीवेबल को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो एंट्री बनी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, और नरेशन बन जाएगी बीइंग बिल इज ड्रॉन, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी व्हेन कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। और जब भी मैच्योरिटी डेट आई तो उस टाइम हमें जो बिल हमने ड्रॉ किया था उसके रिगार्डिंग हमें कैश मिल गया। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल रिसीवेबल को पहले डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट कर दिया, कैंसिल हो गया और कैश रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट केस हो सकता है डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल। तो जो बिल हमने ड्रॉ किया था वो मैच्योरिटी डेट पर पैसा हमें नहीं मिला, यानी कि जो ड्रॉई था, डेटर था, वो पैसा देने में असमर्थ रहा। तो उस टाइम फिर हमें ये बिल जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए हमें एंट्री पास करने की पड़ेगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हमने क्रेडिट सेल की थी उस टाइम भी हमने डेटर को डेबिट किया था, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अब क्योंकि बिल तो कैंसिल हो गया, बिल से कोई अमाउंट मिली नहीं, जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया, तो दोबारा से हम ड्रॉइज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और यहाँ पर बिल जो क्रिएट किया था वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट एंट्री है बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो हमने क्रिएट किया था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मान लो कई बार केस ऐसे होता है कि बैंक को हमने आगे वो बिल दे दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर फिर टू बैंक आ जाएगा, डिस्काउंट करवा दिया होगा अगर हमने बैंक से, या फिर किसी को इंडोर्स कर दिया है मान लो आगे बिल, कि हमने आगे किसी को बिल दे दिया था कि आप ये बिल जो है वो ड्रॉई से इस डेटर से ले लेना, तो यहाँ पर फिर उस केस में इंडोर्सी का नाम आ जाएगा, इंडोर्सीज अकाउंट, ठीक है। वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ये सारी एंट्रीज कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो एंट्री बनी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर बिल उसके पास ही है, अगर बैंक से डिस्काउंट करवा देता है तो बैंक आ जाएगा, अगर इंडोर्स कर दिया है उस बिल को आगे फिर डिसऑनर होता है तो यहाँ पर इंडोर्सी का नाम आ जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए ट्रीटमेंट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर बिल एक्सेप्ट करने वाले हैं हम। तो जब क्रेडिट परचेज़ किया होगा तो उस टाइम क्रेडिटर क्रिएट होंगे, और क्रेडिटर ने अब हमारे ऊपर बिल बनाकर भेज दिया है तो हम बिल को एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो जो क्रेडिटर है वो ड्रॉयर हो जाएगा और हम रिस्पॉन्सिबल हैं पैसे देने के लिए, उसने हमारे ऊपर बिल क्रिएट कर दिया है। तो एंट्री पास होगी ड्रॉयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, बिल क्रिएट कर दिया
तो बिल्स पेबल को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि जब क्रेडिट परचेज हुआ होगा तो अब एंट्री क्या रही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्रेडिटर्स का पर्सनल अकाउंट आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्रेडिटर जिसको कि हम ड्रॉयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बिल ड्रॉ कर रहा है हमारे ऊपर, पहले हमने इसको क्रेडिट किया था, तो अब इसको कैंसिल कर दिया, हम इसको डेबिट कर दिया और बिल जो है वो क्रिएट कर दिया अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, तो बिल्स पेबल क्रिएट हो गया। तो एंट्री बनी ड्रॉयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बिल मेड। अब जो बिल क्रिएट किया था उसका पेमेंट हमने कर दिया, तो इसकी एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है तो कैश को कर दिया क्रेडिट और बिल्स पेबल को हमने डेबिट किया, यहाँ पर क्रेडिट था ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन बिल्स पेबल इज़ डिसऑनर्ड। अब पेमेंट हम टाइमली नहीं कर पाए, जो भी बिल में स्पेसिफाइड डेट थी, मैच्योरिटी डेट थी, तो उस टाइम फिर एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर्स अकाउंट, यानी कि फिर से हमने ड्रॉयर अकाउंट क्रिएट कर दिया। जो फर्स्ट एंट्री थी उसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि बिल्स पेबल जो क्रिएट किया था वो कैंसिल हो गया और दोबारा से ड्रॉयर को हमने क्रेडिट कर दिया, वो क्रेडिटर बन गया अपना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल ऑफ स्क्रैप और वेस्ट, यानी कि कुछ वेस्ट जैसे रद्दी वगैरह होती है वो सेल किया और उससे कुछ पैसा मिला, मतलब कि ऐसा मटेरियल जो यूज़फुल तो है लेकिन अपने लिए वेस्ट हो गया, जैसे ओल्ड मशीनरी है तो उसको हमने सेल कर दिया तो उससे हमें कुछ पैसे मिल गए, तो उसकी एंट्री होगी, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीट्स करके हम इसको दिखा देंगे कि हमें मिसलेनियस रिसीट्स मिली हैं, छोटी छोटी रिसीट्स हुई हैं और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, नीचे नरेशन दिखाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सब्सक्राइबिंग न्यूज़पेपर मैगजीन्स पीरियोडिकल्स एट्सेट्रा, तो जो न्यूज़पेपर मैगज़ीन वगैरह हमने सब्सक्राइब करवाए हैं उनसे रिलेटेड खर्चे हैं ये, तो ये भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डेबिट हो जाएंगे। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, यहाँ अमाउंट आ जाएगी और नीचे नरेशन आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड इन एडवांस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स हमने सप्लाई करनी है तो उससे रिलेटेड कुछ पैसा एडवांस में ही हमें मिल गया। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम एक्स एंड कंपनी, एक्स एंड कंपनी पेड ₹5,000 इन एडवांस, यानी कि ऑर्डर था गुड्स का 10,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये एडवांस में ही हमें मिल चुके हैं, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है और किससे एडवांस मिल रहा है, एडवांस फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री पास हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गुड्स एसेट विद न्यू वन, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट्स विद न्यू वन, यानी कि जो ओल्ड एसेट्स थी, कोई पुरानी एसेट थी, उसको एक्सचेंज करके हमने न्यू एसेट्स ले ली। ठीक है, एक्सचेंज कर लिया, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओल्ड मशीनरी वर्थ ₹10,000 रिप्लेस्ड विद न्यू मशीनरी ऑफ ₹15,000 एंड बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश, यानी कि जो ओल्ड मशीनरी थी वो 10,000 की थी, जिसको न्यू मशीनरी के साथ रिप्लेस किया गया जो कि 15,000 की थी, और बैलेंस जो भी था वो कैश में दे दिया गया। तो यहाँ पर बैलेंस कैश में 5,000 दिया होगा
क्योंकि ओल्ड मशीनरी की कॉस्ट 10,000 थी, न्यू 15,000 की खरीदी, तो 5,000 का कैश का पेमेंट हुआ होगा। तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश का जितना भी पेमेंट होगा वो हमने यहाँ दिखाना है, बाकी कैश जो भी मशीनरी है ओल्ड न्यू वो कुछ नहीं लिखना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000 का कैश यहाँ पर चला गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कार्टेज पेड ऑन परचेज। परचेज के ऊपर कार्टेज पेमेंट की गई, परचेज किया हमने गुड्स और उसके ऊपर कार्टेज यानी कि कुछ खर्चा हुआ उसका पेमेंट किया। तो एंट्री बनेगी कार्टेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि खर्चा है तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे, और जो भी खर्चा परचेज़ के टाइम होता है, क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है तो इसलिए हमने इसको इनवर्ड लिखा है इधर, कार्टेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पर अमाउंट दिखाएंगे, नीचे नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कार्टेज पेड ऑन सेल। अब यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं कार्टेज, यानी कि जब हमने सेल किया होगा गुड फिनिश्ड गुड्स तो उस टाइम जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या जो भी छोटा मोटा खर्चा हुआ होगा उसका पेमेंट हमने किया, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो उसको हम लिखेंगे कार्टेज आउटवर्ड, क्योंकि सामान बाहर जा रहा है तो उससे रिलेटेड खर्चा हो रहा है, तो बाहर ले जाने के खर्चे को हम कहेंगे कार्टेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर परचेज़ के टाइम हो रहा है तो इनवर्ड, एंड जब सेल के टाइम खर्चा हो रहा है तो उसको आउटवर्ड करके हम दिखाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है लीगल फ़ीस पेड। तो लीगल फ़ीस लॉयर वगैरह की फ़ीस जो हम देते हैं, कोर्ट की कोई फर्म है, लॉयर की जो फ़ीस है उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो लीगल फ़ीस में आ जाएंगे। तो है तो ये एक्सपेंस ही हैं फर्म के लिए, तो एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी लीगल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर मान लो चेक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, एज़ पर केस यहाँ पर कैश या बैंक आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी ट्रांजेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।